दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सर्कुलर मोशन चैप्टर का आज हमारा 6th एपिसोड है और पिछले एपिसोड में हम कुछ कंस्ट्रेंट मोशन को पढ़ रहे थे और हमने कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। आज का जो एपिसोड है वो पहले हम एक दो प्रॉब्लम्स कंस्ट्रेंट मोशन की ही लेंगे और उसके बाद एक नए तरह का कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस हम देखेंगे जिनमें प्योर रोलिंग होगी। प्योर रोलिंग क्या होती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में। तो चलिए शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मान लीजिए मेरे पास कोई इस तरह का वेज है, ठीक है, इस तरह का कोई वेज है जो एक सरफेस पे हमने रखा हुआ है, एक सरफेस पे हमने इसको रखा हुआ है, ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि ये जो सरफेस है इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहां पे ये जो एंगल दे रखा है ये मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। इस जगह पे हमने एक रोड को लगा रखा है। यहां पे एक रोड डली हुई है भाई, ठीक है, कुछ इस तरह से एक रोड डली हुई है। अब ये जो एंगल है ये जरा देखिए कैसा है। ये एंगल यहां इसके साथ है भाई 30 डिग्री, ठीक है। इस रोड की जो लेंथ है वो आपको दे रखी है और वो लेंथ मान लीजिए मेरे पास है मे बी 4 मीटर, ठीक है। मैं इस वेज को इधर से धक्का दे रहा हूं, इसको आगे की तरफ मूव कर रहा हूं कांस्टेंट वेलोसिटी से। वो है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड या मे बी 0.5 मीटर पर सेकेंड ले लेता हूँ। ऐसे मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। ये एंगल है मेरा थीटा। तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि जब इस वेज को आगे की तरफ मूव करोगे तो ये जो रोड है ये ऊपर की तरफ उठेगी। ऊपर की तरफ उठेगी तो हम यहां से इस रोड की एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये जो रोड आएगी ये सर्कुलर मोशन में आएगी, ठीक है। तो एक तरह से अगेन ये कंस्ट्रेंट मोशन ही हो गया है। आप अगर ध्यान से देखें तो जब इसको मूव करोगे तो ये भी मूव करेगा और ये केवल इधर ही मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसके साथ कुछ कंस्ट्रेंट लग गया हमारा। अपने को क्या बताना है? अपने को बताना है डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपको बतानी है। इवन आप एंगुलर एक्सेलरेशन भी बता सकते हो कि इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगी। डी अल्फा बाई डी टी जो है वो क्या आएगा। ये क्वेश्चन है भाई। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे देखें? ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए एक काम करते हैं। मैं जानता हूं कि ये 0.5 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ हम इसको धकेल रहे हैं। तो इसका मतलब है ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 0.5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। मतलब उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो मुझे पता है। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं क्या कि ये अगर मैं x मान लूं, यहां से लेकर यहां तक का अगर मैं x मान लूं तो dx बाई dt जो होगा दैट विल बी इक्वल टू -0.5। माइनस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये कम हो रहा है x मेरा, ठीक है। किसी भी टाइम t पे मान लीजिए ये जो डिस्टेंस थी ये x थी और ये x जो है इस रेट से कम हो रही है। 0.5 मीटर पर सेकंड से आगे आ रहा है ना ये। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे इस थीटा को इस x की टर्म्स में लिखना है। आपने लास्ट एपिसोड में ये सीखा था कि हमें अल्टीमेटली रिलेशन क्या बनानी होती है सो दैट हम वहां से डी थीटा बाई डी टी निकाल सके। तो अब थीटा को x की टर्म्स में कैसे लिखोगे भाई? तो उसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन रूल लगाते हैं या कोसाइन रूल लगाते हैं। ये एक ट्रायंगल बन गया ना, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये एक ट्रायंगल टाइप बन गया है। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? साइन या कोसाइन रूल लगा लेता हूं। तो चलिए मैं साइन रूल लगा रहा हूं यहां पे, साइन रूल। अब ये रूल आपको आने चाहिए भाई, आपका मैथ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कहता है कि अगर ये 30 है, सुनिए ये कितना हो जाएगा बताओ जरा। ये हो जाएगा 150, ठीक है। ये एंगल आपका 150 हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल क्या बनेगा? ये एंगल बनेगा 30 माइनस थीटा, क्योंकि आप जानते हो ये थीटा है, ये 150 है और ये जो भी एंगल होगा इन सब का जो सम आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो ये 30 है तो ये 150 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर साइन रूल लगाऊं तो मैं कह सकता हूं x अपॉन दिस लेंथ, x अपॉन ये सामने वाला एंगल साइन ऑफ 30 माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल टू दिस L इज 4 लेंथ ऑफ दिस रोड डिवाइड बाई साइन ऑफ 150, ठीक है भाई। इस तरह से आप लिख सकते हो। ये x है, उसके सामने वाला एंगल जो है उसका साइन ले लो, इज इक्वल टू ये लेंथ 4 है और डिवाइड बाय उसका साइन वाला एंगल ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो दोस्तों। अब जरा देखिए यहां से अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं बोल सकता हूं x इक्वल टू 4 अपॉन साइन 150 इंटू साइन ऑफ
30 माइनस थीटा। तो आप इस तरह से एक रिलेशन निकाल सकते हो दोस्तों x की थीटा के साथ। अब तो बस कहानी खत्म है, ठीक है, बस इतना सा सोचना था आपको। x इक्वल टू 4 अपॉन साइन 150 क्या होता है, साइन 150 इज कोस 60, कोस 60 इज हाफ, कोस 60 इज हाफ साइन ऑफ 30 माइनस थीटा। यहां से आप क्या बोलोगे, dx बाई dt निकाल लीजिए, तो ये तो 8 बन जाएगा, और कोस का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस ऑफ 30 माइनस थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस डी थीटा बाई डी टी, माइनस डी थीटा बाई डी टी। इस तरह से आप लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब जरा देखिए, अब अगर मान लीजिए मैं यहां से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू निकालूंगा, तो ये मुझे दे रखा है, ये कितना है, माइनस ऑफ 0.5, दिस विल बी इक्वल टू 8 ऑफ कोस ऑफ 30 माइनस थीटा इनटू डी थीटा बाई डी टी। और ये जो माइनस है, और ये इधर वाला माइनस और इधर वाला जो माइनस है वो आपका प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें तो ये हाफ है, इसको मैं नीचे ले आता हूं, तो 1/16 कोस ऑफ क्या बन जाएगा बताओ जरा, 30 माइनस थीटा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये आपका इस तरह का बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपका डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई है, ये थीटा पे डिपेंड करेगी, और इस तरह से आप निकालोगे। तो आपको अगर मान लीजिए कोई इंस्टेंट दिया होता कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे थीटा की ये वैल्यू है, और उस इंस्टेंट पे रेडियन में पूछा होता कि रेडियन पर सेकंड में पूछा होता एंगुलर वेलोसिटी, तो आप निकाल लेते। फिलहाल आप थीटा की टर्म्स में ही निकाल पाओगे दोस्तों ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। आप एग्जैक्ट बता नहीं पाओगे कि डी थीटा बाई डी टी क्या होगा। हाँ, अगर ये थीटा दिया होता या ये एक्स दिया होता कि फिलहाल किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्स की ये वैल्यू है, उस इंस्टेंट पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो फिर वो पुट करते और उसके हिसाब से निकाल लेते। आई होप आपको समझ आया। अब आइए डी अल्फा बाई डी टी कैसे निकालोगे, इसी का एक और बार डेरिवेटिव लेके आप जो है वो निकाल सकते हो। जब इसका एक और बार डेरिवेटिव लोगे तो इधर 0 बनेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है भाई, ठीक है। तो इसका एक और बार डेरिवेटिव लोगे तो वो आपका 0 बनेगा, और उससे इधर का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। मतलब अगर आप इसका एक और बार डेरिवेटिव लेते तो क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि अब मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकालनी है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको इसका एक और बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 8 कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन 30 माइनस थीटा, और फिर माइनस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस डी थीटा बाई डी टी, तो ये प्लस बन जाएगा। और डी थीटा बाई डी टी जो है ये आपका पहले से एक था, तो एक और आ जाएगा डी थीटा, पहले से माइनस डी थीटा बाई डी टी था ना भाई। देखो हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं और ये यूं का यूं रखना है, तो ये तो मैंने यूं का यूं रख दिया। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन 30 माइनस थीटा इंटू माइनस डी थीटा बाई डी टी। तो माइनस डी थीटा बाई डी टी जो है ना, और एक माइनस इसके अंदर जो आएगा वो साइन का जो कोस का जो डेरिवेटिव हुआ है माइनस साइन, उसके साथ कंपनसेट होकर प्लस बन जाएगा। एक बार आप देखो मैंने सही लिखा है क्या, मेरे हिसाब से तो सही लिखा है भाई। अच्छा अब आजिए, अब ये यूं का यूं कर दीजिए, 8 कोस ऑफ 30 माइनस थीटा, और इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, तो माइनस डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है भाई। और बराबर के इधर ये क्या है, ये आपका 0 बन जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है। वेलोसिटी का एक और बार डेरिवेटिव लोगे तो 0 आएगा, ठीक है ना। तो अब यहां से आप जो है डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर दोगे भाई, ठीक है, वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो यहां से आप डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ थीटा, वो भी इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पे रिलेशन निकाल पाओगे कि क्या इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी या एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगी, जो रोड है वो जो मूव करेगी सर्कुलर मोशन में, वो कैसे हम कैलकुलेट करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको एक और चीज समझाने जा रहा हूं, दैट इज प्योर रोलिंग। वो जरा समझते हैं कि प्योर रोलिंग क्या होती है, और सिंपली रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग क्या होती है उसको जरा हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब ये जो टॉपिक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और आप देखिएगा कि आगे चल के ये बहुत सारी जगह पे यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा, इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हम लोग बना लेते हैं। जरा देखिए दोस्तों, रोल का मतलब क्या होता है। कोई चीज, जैसे आपने देखा होगा, कोई चीज सर्कुलर है, जैसे डिस्क है, या कोई टायर है, साइकिल का टायर हो गया, गाड़ी का टायर हो गया, ठीक है। तो कोई डिस्क मान लो आप, या स्फीयर मान लो। स्फीयर भी क्या होता है, स्फीयर जब नीचे सरफेस पे जब आप उसको धकेलते हो या कोई इंक्लाइन प्लेन पे धकेलते हो, तो वो भी क्या करता है, वो भी रोल करता है। रोलिंग का मतलब तो आप समझते ही हो सब लोग, रोल करना मतलब ऐसे से रोटेट करना है, घूमना है, आगे की तरफ जाना, ठीक है, रोल करते हुए आगे जाना, ठीक है ना।
तो रोलिंग जो होती है वो आपकी मेनली जो स्फेरिकल या सर्कुलर चीजें होती हैं उनमें अपने को देखने को मिलती है। अब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का क्या मतलब है? स्लिप होने का मतलब फिसलना, ठीक है, सिंपल। तो इसका मतलब हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोई ऐसी सर्कुलर बॉडीज जो रोल कर रही हो और उनमें स्लिपिंग ना हो। तो स्लिपिंग कहां होते? कॉन्टेक्ट सरफेस पे। तो इसलिए हम पहले यहां पे कॉन्टेक्ट सरफेस भी बना लेते हैं। सोचे कि मान लीजिए मेरे पास कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसके ऊपर कोई डिस्क रखी हुई है और डिस्क का यहां पे कोई कॉन्टेक्ट बना हुआ है, ठीक है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब मान लीजिए कि ये जो डिस्क है ये रोल कर रही है इस तरफ, ठीक है, ये रोल कर रही है इसके ऊपर और आगे की तरफ जा रही है। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का क्या मतलब होता है उसको जरा समझते हैं। इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मान लीजिए ओमेगा है और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो मान लीजिए अल्फा है। ऐसे ये रोल कर रही है इस तरफ। नाउ जब भी आपकी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगी तो इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है वो। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब इस पॉइंट पे कोई स्लिपिंग नहीं है, इस पॉइंट पे कोई घर्षण नहीं है, इस पॉइंट पे कोई, आप ये समझिए कि कोई स्लिप नहीं हो रहा कोई पॉइंट, ठीक है, घर्षण वर्ड मैंने गलत बोल दिया। इस पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो ये दोनों सरफेस स्लिप नहीं कर रहे, इसका ऊपर वाले का सरफेस और नीचे वाले का सरफेस। स्लिप नहीं करने का क्या मतलब होता है? यहां पे अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई स्लिपिंग हो तो आप ये कह सकते हो कि इस पॉइंट पे जो रिलेटिव मोशन होगा वो जीरो होगा। नीचे वाले सरफेस और ऊपर वाले सरफेस के बीच में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस दिशा में आपका जो रिलेटिव मोशन होगा वो आपका जीरो होगा। मतलब आप ये समझिए कि यहां पे अगर नीचे वाले सरफेस पे कोई पॉइंट ले लूं मैं और ऊपर वाले सरफेस पे कोई पॉइंट ले लूं और ये पॉइंट बिल्कुल पास पास है, एक ऊपर वाले सरफेस पे पॉइंट है और एक नीचे वाले सरफेस पे पॉइंट है और ये दोनों बिल्कुल पास पास है, मतलब ये कांटेक्ट पॉइंट जो है ना उसके बिल्कुल, हालांकि मैंने बोर्ड पे थोड़ा दूर दूर दिखा दिए हैं, बट आप सोचिए कि ये बिल्कुल ऐसे हैं जो टच में है, एक नीचे वाले सरफेस पे और एक ऊपर वाले सरफेस पे। इन दोनों पॉइंट के बीच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब अलोंग द सरफेस या सरफेस के टेंजेंशियल, जो भी ये सरफेस जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके टेंजेंशियल कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि कोई स्लिपिंग नहीं है। तो सबसे पहले तो विदाउट स्लिपिंग का मतलब समझिए। विदाउट स्लिपिंग का मतलब ये होता है कि इन नीचे वाले सरफेस का पॉइंट ले लो, ऊपर वाले सरफेस का पॉइंट ले लो, जो कॉन्टेक्ट है वहां पे, उन दोनों में सरफेस के टेंजेंशियल, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए नीचे वाला सरफेस रेस्ट पे है तो इसका मतलब ऊपर वाला पॉइंट भी क्या होना चाहिए, ऊपर वाले की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी वो जीरो आएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी वो जीरो आएगी। इसका मतलब ये स्लिप नहीं हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट को समझिए। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होता है? ठीक है, ऐसा होता है, जरा मैं आपको बताता हूँ। जरा सोचिए, कोई मेरे और एक और एग्जांपल लेते हैं। सोचिए मेरे पास कोई सरफेस है जिसके ऊपर हम टायर लगे हुए हैं और वो आगे की तरफ हम उसको मूव करा रहे हैं और उसके यहाँ पे कोई रोलर रखा हुआ है, उस सरफेस के ऊपर कोई सर्कुलर शेप का ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, कोई सिलेंड्रिकल शेप मान लो, सिलेंड्रिकल शेप, जैसे वो आपने देखा होगा ट्रकों के पीछे जो है ना, आगे जैसे कोई ट्रक है, ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रक है अपना और ट्रक आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और उसके पीछे स्टील का कोई, हमने कोई ऐसा स्टील की जो लेयर होती है उनका कोई वो बना रखा है, रोल किए हुए हैं स्टील की लेयर, ठीक है, और उनसे एक मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल टाइप का एक शेप बनी हुई है। अब मान लीजिए ये v वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रहा है, v मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी ले लो या इसको मान लो कि एक्सेलरेट कर रहा है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहां पे देखिए इस पॉइंट पे अगर आप बोलोगे कि कोई स्लिपिंग नहीं है, यहां पे कोई स्लिपिंग नहीं है, तो आप क्या बोलोगे बताओ? अगर यहां पे कोई स्लिपिंग नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाला जो सरफेस है अगर वो v वेलोसिटी से जा रहा है तो इस कांटेक्ट पॉइंट के जस्ट ऊपर वाला जो सरफेस होगा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? v होगी। सेम वेलोसिटी होनी चाहिए, इनका मतलब इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए वो आपकी जीरो होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि यहां पे स्लिपिंग नहीं है, ठीक है। पॉइंट को समझिए भाई कि कब हम बोलते हैं कि स्लिपिंग नहीं है, ठीक है। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब ये होता है, अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी को सेम कर देते हो, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो कर देते हो, दोनों की वेलोसिटी को सेम कर देते हो, तो हम बोलते हैं कि वहां पे स्लिपिंग नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया। दूसरा बात, आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यहां की वेलोसिटी जीरो होगी? जरा देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट घूमेगा आगे, तो मान लीजिए यहां से यहां पे आया, सोचिए ये पॉइंट जो है यहां से घूम के यहां पे आ गया, क्योंकि ये रोल कर रहा है ना ये तो आगे,
तो ये सेंटर वाला पॉइंट आगे जाएगा ऑब्वियसली। जब कोई भी सर्कुलर डिस्क को आप रोटेट करोगे तो उसका जो सेंटर है वो आगे जाएगा, ठीक है। अब सेंटर अगर आगे जाएगा तो इस स्फीयर की जो अब जो ये जो बनेगा स्फीयर, ये कुछ इस तरह का बनेगा भाई, ठीक है। आप देख सकते हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे पहुंचा दूं तो ये सिलेंडर बोलो या स्फीयर बोलो या डिस्क बोलो, जो भी बोलो इसको, ये थोड़ा ऐसे चला जाएगा भाई आगे, ठीक है। ये भी आगे, तो इसका सेंटर पहले यहां पे था, अब वो यहां पे चला गया सेंटर, ठीक है। बल्कि थोड़ा सा और आगे भी दिखा सकते हो आप, यहां पे चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट है वो यहां से यहां पे आया है। अब जरा इंटरेस्टिंग पॉइंट जरा देखिए, तो इसका मतलब ये रोल कर रहा है आगे की तरफ। अब आप सोचिए कि ये जो पॉइंट होगा, यहां वाला पॉइंट, इस पॉइंट को अगर मैं SG बोल दूं, ये मेरा डिस्टेंस जो है, सेंटर जो है वो SG डिस्टेंस मान लीजिए आगे मूव किया है, तो आप बताओ ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कहां मूव किया होगा? ये वाला पॉइंट यहां आया होगा नीचे, क्योंकि ये तो रोल कर रहा है ना, रोल कर रहा है, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये नीचे की तरफ टच होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट यहां पे आया होगा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है घूम के यहां पे टच होगा, ठीक है। जब ये वाले डिस्क जो है रोटेट करके आगे सरक गई है तो सेंटर वाला जो पॉइंट है वो तो यहां पे चला गया और ये वाला पॉइंट जो है यहां पे आया है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या हुआ है? ये वाला पॉइंट ऊपर उठ गया है दोस्तों, ये जो नीचे वाला पॉइंट था ये वाला पॉइंट ऊपर उठ गया है। इसका मतलब अगर आप इस पॉइंट पे ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। जब ये आगे की तरफ मूव कर रहा था, असल में ये पॉइंट ऊपर की तरफ उठ रहा था। ऐसे जब इस पॉइंट को देखोगे तो ये पॉइंट यहां पे आया, जैसे यहां पे आएगा उसके बाद ये ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा दोस्तों। जब ये आगे चल के और आगे जाता जाएगा, ये रोल करते करते आगे जाता जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आगे की ऊपर की तरफ उठेगा। इसका मतलब इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो आपकी जीरो है। ये पॉइंट जैसे आप रोल करोगे तो ये जो पॉइंट है इस दिशा में नहीं उठेगा, जब ये आगे की तरफ जाएगा तो इस दिशा में नहीं उठेगा, ये ऊपर की तरफ उठेगा। इस दिशा में इसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि नीचे वाले सरफेस की वेलोसिटी जीरो है। तो आप जानते हो कि स्लिपिंग होनी नहीं चाहिए। स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा? इसका मतलब है नीचे वाले की वेलोसिटी और ऊपर वाले की वेलोसिटी जो है वो सेम होनी चाहिए, तभी स्लिपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो नीचे वाला अगर रेस्ट पे तो ऊपर वाला पॉइंट भी रेस्ट पे होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका मतलब इस डिस्क पे, इस डिस्क के ऊपर ये जो पॉइंट है, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, वो पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो आपकी जीरो होनी चाहिए। अब कॉन्टैक्ट पॉइंट बदलता रहता है, पहले ये कॉन्टैक्ट पॉइंट था, अब यहां पे जो पॉइंट था ये अब कॉन्टैक्ट पॉइंट बन चुका है। तो अब हम इस कॉन्टैक्ट पॉइंट की देखेंगे वेलोसिटी। पुराने वाले कॉन्टैक्ट पॉइंट मूव हो चुका, पुराना वाला पॉइंट मूव हो चुका, अब उसको नहीं देखना अपने को सिर्फ कॉन्टैक्ट पॉइंट देखना है। तो यहां पे कॉन्टैक्ट पॉइंट अलग था, यहां पे कॉन्टैक्ट पॉइंट अलग है। यहां पे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इस पोजीशन में जो कॉन्टैक्ट पॉइंट आएगा, वो पहले ये जो पॉइंट था ये अब कॉन्टैक्ट पॉइंट बन चुका है। तो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखेंगे। अब जो जिस इंस्टेंट पे कॉन्टैक्ट में है ना, उस पॉइंट को देखना है। कॉन्टैक्ट पॉइंट बदलते रहेंगे, ये याद रखना, लेकिन जो भी कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा उस कॉन्टैक्ट पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी ऊपर वाले डिस्क की, वो जीरो होनी चाहिए। तब हम बोलेंगे कि स्लिप नहीं कर रहा है। अब ऐसा केवल तभी हो सकता है जब ये पॉइंट वर्टिकली ऊपर उठे, इधर ना उठे। जब ये डिस्क रोटेट करेगी तो वर्टिकली ऊपर उठना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके पास नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। तो अब ये वर्टिकली कैसे उठेगा? जब भी कोई चीज रोल करती है, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है वो हमेशा वर्टिकली ऊपर उठता है। आप बोलोगे सर कैसे? तो चलिए इसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक विजुअलाइजेशन दिखाता हूं, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन क्या है? मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है सिंपल सा, तो उसको जरा एक बार देखिए, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट को एक बार जरा देखते हैं कि उसमें स्लिपिंग का क्या मतलब होता है। स्लिपिंग विदाउट मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, वो क्या चीज होती है, और उसमें जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है वो कैसे मूव करता है, वो किधर मूव करता है, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उसको जरा देखते हैं। तो चलिए दोस्तों एक्सपेरिमेंट को जरा देखते हैं, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग क्या चीज होती है एंड रोलिंग विद स्लिपिंग क्या होता है, उस दोनों को जरा समझते हैं। तो जरा देखिए, मेरे पास एक सरफेस है जिसके ऊपर मैंने कलरफुल स्ट्रिप्स लगाई हैं, और मेरे पास एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर भी मैंने कुछ कलरफुल सेम ऑर्डर में, जैसे यहाँ पे जिस कलर की मैंने स्ट्रिप लगाई थी वही कलर की स्ट्रिप्स मैंने यहाँ पे लगा रखी हैं, और ये जो डिस्क है ये इसके ऊपर रोल कर रही है। जरा देखिए कैसे। तो यहाँ पे मैं इस डिस्क को यहाँ पे रोल करवा रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। ये डिस्क जो है ऐसे रोल कर रही है। जो फिलहाल जो आपने ये रोलिंग देख रहे हो, ये जो रोलिंग है ये विदाउट स्लिपिंग है। आप बोलोगे सर कैसे विदाउट स्लिपिंग है? जरा नोटिस कीजिए इस पॉइंट को, इस स्ट्रिप के ऊपर ये पॉइंट को नोटिस कीजिए, जो हमने डॉट लगाया हुआ है, इस पॉइंट को नोट करें,
तो जब ये रोल कर रहा है, जब ये डिस्क रोल कर रही है, तो इन दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और नीचे वाला जो सरफेस है, इनके बीच में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन नहीं है। जो मेरा जो कांटेक्ट पॉइंट है, यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे जैसे ये डिस्क रोल कर रही है, तो ये जो पॉइंट है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इधर नहीं मूव कर रहा, स्लिप नहीं हो रहा। स्लिप कैसे होता है जरा देखिए। स्लिप होने का मतलब है या तो ये ऐसे चला जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर मान लीजिए इन दोनों पॉइंट के बीच में स्लिपिंग होती, अगर यहां पे और यहां पे स्लिपिंग होती, तो क्या होता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्लिपिंग होती, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये स्लिप करता, ऐसे आगे की तरफ जाता, ठीक है। तो ये तो यहां पे फिलहाल हो नहीं रही है, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये पॉइंट जा ही नहीं रहा, ये पॉइंट तो सीधा का सीधा ऊपर उठ रहा है, यहां पे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन आप ये कह सकते हो कि यहां पे रोलिंग है विदाउट स्लिपिंग। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की पहचान क्या होती है? पहचान ये होती है कि जो नीचे वाला जो सरफेस है और ऊपर वाला जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में जो टेंजेंशियल टू द सरफेस रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, रिलेटिव मोशन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब जो इसकी वेलोसिटी होगी नीचे वाले की, वही ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी होनी चाहिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन दैट केस हम बोलेंगे कि यहां पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। अब आप बोलोगे सर रोलिंग विद स्लिपिंग क्या होती है? जरा देखिए, अगर मान लीजिए मैं बोलता कि यहां पे मैं इसको रोल कर रहा हूं, इस डिस्क को, बट जो डिस्क है वो ऐसे रोल हो रही है, वो आगे भी जा रही है, बट वो ऐसे स्लिप भी होती जा रही है, मतलब इसके ऊपर स्लिप होती जा रही है और आगे भी जा रही है। तो इस केस में आपका क्या होगा, जरा देखिए, ये जो पॉइंट है यहां पे, पहला पॉइंट तो यहां पे मैच हो गया है, ठीक है। अब जरा देखिए अगला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या हो रहा है बताओ जरा। अब ये जो पॉइंट है, इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये इस रेड स्ट्रिप पे नहीं आया, ये थोड़ा सा उससे स्लिप होता जा रहा है। ये पॉइंट जो है वो स्लिप होते जा रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं और स्लिप भी होते जा रहे हैं, मतलब ये रोल कर रही है और स्लिप भी हो रही है। इसको हम बोलेंगे रोलिंग विद स्लिपिंग। आई होप आपको समझ आया कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग क्या होती है और रोलिंग विद स्लिपिंग क्या होती है। आगे चल के इसको हम और बढ़िया इस्तेमाल करेंगे जब हम फोर्सेस को पढ़ेंगे और जब हम फ्रिक्शन फोर्स को पढ़ेंगे, तो वहां पे इस कंसेप्ट का और बेहतर इस्तेमाल होगा। हमेशा याद रखिए, जब भी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगी, इन दैट केस जो हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस होगा, जैसे डिस्क का अगर मैं बोलूं तो डिस्क का ये जो सरफेस अगर कॉन्टेक्ट में है, ये वाला पॉइंट अगर कॉन्टेक्ट में है, तो इस सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस सरफेस का और जिसके साथ ये कांटेक्ट बनाया हुआ है उस सरफेस का, उनके बीच टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। रिलेटिव मोशन अगर जीरो है तो हम क्या बोलेंगे, इन दैट केस यहां पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगी। और क्योंकि नीचे वाला जो सरफेस है वो रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तो आप ये कह सकते हो इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी, टेंजेंशियल जो वेलोसिटी आएगी इस पॉइंट की, वो जीरो होगी अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो। बट अगर सोचिए ये आगे मूव कर रहा होता v वेलोसिटी से, ये अगर आगे मूव कर रहा होता v वेलोसिटी से, इन दैट केस अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो इसकी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होना चाहिए था वेलोसिटी का, ये रोल भी करना चाहिए था, और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए था वेलोसिटी का, वो भी नीचे वाले के बराबर होना चाहिए था, सो दैट इनके बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो क्या हो जाए, जीरो। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो दोस्तों प्योर रोलिंग के ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट देखिए। मेरे पास एक रिम है, जो साइकिल की जो रिम होती है टायर की, वो हमने ली है, और इसमें हमने इस पॉइंट पे एक एलईडी को ग्लो कराया है। आप देख सकते हो यहाँ पे एलईडी ग्लो कर रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या चाह रहा हूं, अब मैं इसको रोल करने जा रहा हूं, एंड मैं ये श्योर करूंगा कि ये प्योर रोलिंग हो, मतलब यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसे ये स्लिप नहीं करना चाहिए, आपस में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे प्योर रोलिंग हो, तो मैं प्योर रोलिंग करूंगा और मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊंगा, और आप इस पॉइंट का जो मोशन है इसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ये जो पॉइंट है मेरा, जो रेड कलर की एलईडी है, इससे जो रेड कलर की लाइट निकल रही है, उसकी ट्रेजेक्ट्री को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो भी साथ साथ हम देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको यहां से मूव कर रहा हूं आगे की तरफ, ठीक है। तो आप जरा देखिए, मैं इसको आगे की तरफ मूव कर रहा हूं, और मैंने यहां पे ये श्योर किया है कि यहां पे स्लिपिंग ना हो, तो यहां पे स्लिपिंग नहीं हुई है, ठीक है, यहां पे स्लिप नहीं किया है इसके साथ। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं अब इस जो एलईडी ग्लो कर रही है, इस एलईडी का मैं मोशन देखना चाह रहा हूं कि किस तरह का मोशन होगा। तो चलिए इसका जो मोशन जो है उसको एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि जो एलईडी का जो मोशन था वो कुछ आपको कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, जब मेरी जो टायर का जो कांटेक्ट पॉइंट, जो एलईडी वाला जो बिल्कुल नीचे पॉइंट गया हुआ था, जब ये जो पॉइंट था ये एलईडी का, ये बिल्कुल नीचे जब टच हो रखा था नीचे वाले सरफेस पे, अगर उस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे
इस पॉइंट की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो है, इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का वो भी जीरो है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी जीरो है। जनरली मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात नहीं करता हूं, जब भी हम स्लिपिंग की बात करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है ना उसके टेंजेंशियल जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो हम दोनों का बराबर करते हैं, नीचे वाले सरफेस का और ऊपर वाले सरफेस का, जब आप प्योर रोलिंग करते हो तब। तो टेंजेंशियल का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहां पे इस पॉइंट का जब ये यहां पे बिल्कुल टच में है, उस पॉइंट पे इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो जीरो है। वर्टिकल भी जीरो है वैसे, ठीक है, वर्टिकल भी यहाँ पे कंपोनेंट जीरो आएगा, बट वर्टिकल से मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वर्टिकल में मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना है कि सो दैट इन इसका मोशन और इसका मोशन में जो रिलेटिव जो वेलोसिटी है वो आपकी जीरो आ जाए। रिलेटिव मोशन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो जीरो होना चाहिए। हालांकि प्योर रोलिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी जीरो आएगा। आप बोलोगे सर वर्टिकल कंपोनेंट क्यों जीरो आएगा? क्योंकि जस्ट टच होने से जस्ट पहले, अगर आप इस पॉइंट पे देखें, टच होने से जस्ट पहले ये जो है ये नीचे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, और जैसे टच हुआ उसके बाद ये ऊपर आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो पहले टच होने से जस्ट पहले नीचे थी और उसके बाद जस्ट ऊपर है। इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। इसका मतलब कहीं पे जीरो हुई होगी। जो वर्टिकल कंपोनेंट पहले नीचे की तरफ था और फिर ऊपर की तरफ हुआ है, तो इसका मतलब जैसे ये टच हुआ होगा वहां पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हुआ होगा। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट भी इसका क्या रहता है? जीरो होता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसका जीरो होगा जब ये कांटेक्ट पे आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया कि प्योर रोलिंग में इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट दोनों ही जीरो होता है। बट हम हॉरिजॉन्टल में क्यों इंटरेस्टेड हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्यों इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सरफेस के टेंजेंशियल है, और सरफेस के जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, जिस सरफेस पे कोई चीज रोल कर रही है, उसके जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो नीचे वाले सरफेस का और ऊपर वाला जो रोल कर रहा है ऑब्जेक्ट उसका बराबर होना चाहिए। मतलब रिलेटिव मोशन में जीरो होना चाहिए। वर्टिकल कंपोनेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने वर्टिकल भी आपको बता दिया। आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की ही बात करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है इन एक्सपेरिमेंट से आपको प्योर रोलिंग का जो कंसेप्ट है वो समझ आया कि प्योर रोलिंग में असल में क्या होता है। ठीक है, आगे चल के इस प्योर रोलिंग के कंसेप्ट को और कई जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, प्योर रोलिंग का कंसेप्ट हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। जरा देखिए, मेरे पास यहाँ पे गियर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे मैंने मोटर कनेक्ट की हुई है। मोटर क्या करेगी? इस गियर को इसको घुमाएगी, और जब ये घूमेगा तो इसके साथ साथ ये भी घूमेंगे। ठीक है, और यहाँ पे गियर आपस में कनेक्टेड हैं, ये गियर है एक दूसरे के अंदर ऐसे फंसे हुए हैं। ठीक है, अब इस केस में भी आपका प्योर रोलिंग ही का कंसेप्ट ही यूज करेंगे। यहां पे स्लिपिंग हो ही नहीं सकती एक सरफेस से दूसरे सरफेस के बीच। जो ये वाला जो सरफेस है इसका इसके साथ कांटेक्ट है यहां पे, और इनके बीच आपस में यहां पे स्लिपिंग हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती स्लिपिंग? बताओ। जब भी ऐसा केस लोगे आप स्लिपिंग कभी नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आप खुद सोचिए ना, ये एक दूसरे के अंदर फंस गए, एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लिप कर ही नहीं सकते ना, ये यहाँ पे एक दूसरे में फंस गए हैं। तो यहाँ पे स्लिपिंग का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। यहाँ पे भी कैसा आप कंसेप्ट यूज करोगे? प्योर रोलिंग का कंसेप्ट यहाँ पे आपको लगाना होगा। ठीक है, इन केस अगर आपको एक सरफेस से दूसरे सरफेस के बीच ऐसे गियर लगे हों तो आपको प्योर रोलिंग लगानी है। अब यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे मैंने एक मोटर कनेक्ट की हुई है और ये मेरे पास सप्लाई सिस्टम है, और यहाँ पे इसका एक कंट्रोलर मैंने रखा है। ठीक है, इस कंट्रोलर से मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ, इसको ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं जरा इसको ऑन करता हूँ। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे ये ऑन हो चुका है। अब इसमें आप इस कांटेक्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए। ये जो मेरा कांटेक्ट पॉइंट है, यहां पे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, ठीक है, या आप कह सकते हो कि जो ये कांटेक्ट सरफेस है इसके टेंजेंशियल जो है, और अगर आप इधर कोई पॉइंट लेते तो इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ है, और इधर वाले का भी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा। जो कांटेक्ट है वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे जीरो हो सकती है? जिस वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, उसी वेलोसिटी से इधर का जो इधर वाली जो ये डिस्क लगी हुई है, इसका भी जो ये वाला पॉइंट होगा, ये भी उसी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। इसका मतलब यहां पे टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दोनों तरफ क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, जो इधर का ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा और इधर का जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां पे, क्योंकि वहां पे प्योर रोलिंग हो रही है। दूसरी बात, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं यहां पे, तो एक्सेलरेशन का भी जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में होती है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक आपका टुवर्ड सेंटर सेंट्रीपिटल कंपोनेंट, या आप रेडियल कंपोनेंट भी आप बोल सकते हो। तो यहां पे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का,
इधर वाला जो सरफेस है इसका और इधर वाला जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां की बात हो रही है भाई। कांटेक्ट पॉइंट पे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का, इधर वाले का और इधर वाले का, वो दोनों ही मेरे बराबर होंगे कांटेक्ट पॉइंट पे। कांटेक्ट पॉइंट पे देखना है, कांटेक्ट पॉइंट का इधर वाला देखो और कांटेक्ट पॉइंट के जस्ट इधर वाला पॉइंट देखो, दोनों का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा एक्सेलरेशन का वो बराबर होगा। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो बराबर नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। जो रेडियल है, इसकी रेडियल इधर होगी, इसकी रेडियल इधर होगी, वो कंपोनेंट जो है वो बराबर नहीं होगा भाई, ठीक है। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बराबर होगा दोनों तरफ का, और जो वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी वो भी दोनों ही सरफेस पे जहां पे कांटेक्ट पॉइंट बना हुआ है वहां पे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो दोनों का बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पे भी हम प्योर रोलिंग का कांसेप्ट लेके चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब वापस बोर्ड पे चलते हैं एंड बोर्ड पे फर्दर इन चीजों को और जरा एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों आपने छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट देखा और आपने देखा कि जब भी कोई गियर सिस्टम होता है ना, जब दो सरफेस में आपस में गियर लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सरफेस है और यहाँ पे जो है ना वो गियर सिस्टम लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पे जो सरफेस है ये मान लीजिए ऐसे ग्रूव हमने निकाल रखे हैं, और ऊपर भी क्या है, ऊपर भी आपका एक ऐसा सर्कुलर सरफेस है जिस पे क्या लगे हुए हैं, ऐसे गियर से निकले हुए हैं, ऐसे कोई डिस्क है मान लीजिए और उसमें भी ऐसे गियर लगे हुए हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, उनमें कभी भी आपका स्लिपिंग पॉसिबल ही नहीं है ना यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के अंदर फंस गए हैं वो, ठीक है। एक के अंदर दूसरा जो है वो ऐसे फंस गया है, तो आगे तो जा ही नहीं सकता। अगर नीचे वाला सरफेस रुका हुआ है तो ऊपर वाला आगे तो जा ही नहीं सकता, ऊपर ही उठेगा भाई। जब ये आगे मूव करेगा, जब ये रोटेट करेगा तो ये वाला पॉइंट ऊपर ही उठेगा, इधर तो सरक ही नहीं सकता ना, जो भी कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तो ऑलवेज ही, याद रखिए यहाँ पे तो ऑलवेज ही प्योर रोलिंग आएगी, ठीक है। यहाँ पे तो स्लिपिंग होगी ही नहीं, इसको प्योर रोलिंग भी बोल देते हैं। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग को ही हम प्योर रोलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्योर रोलिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बताओ जरा, यहाँ पे स्लिपिंग तो होगी ही नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया कि कैसे हम ये दो चीजों को रिलेट कर सकते हैं। अब चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग क्या होती है। तो फिर आप बोलोगे रोलिंग विद स्लिपिंग क्या होती है सर? रोलिंग विद स्लिपिंग जो है वो डिफरेंट चीज है भाई। उसमें क्या होगा, रोल भी कर रहा होगा और स्लिप भी हो रहा होगा। नीचे रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो जीरो नहीं होगी दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस की। ऐसा कब होता है? ऐसा बहुत सारी सिचुएशन में होता है, आगे चल के ऐसी सिचुएशन को हम देखेंगे। फिलहाल जो है आप दिमाग लगाइए कि रोलिंग विद स्लिपिंग क्या होती है। हालांकि मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया आपको एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट में, बट फिर भी आप जरा सोचेगा कि ये कब होता है, रोलिंग विद स्लिपिंग कब होती है। आगे चल के जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे, रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ोगे, तब आपको थोड़ा सा मैं रोलिंग विद स्लिपिंग समझाऊंगा और वहां पे फ्रिक्शन भी आएगा। वो कैसे, अपना फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, वो हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा वो मुद्दा नहीं है, फिलहाल सिर्फ आप इसको समझिए, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। अब वापस जो हमने डायग्राम बनाया था उसी को देखते हैं कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में हमारी कुछ रिलेशंस निकल के आते हैं, उनको हम जरा देखते हैं। जरा देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए कोई सिलेंडर है या कोई डिस्क है जो आप जिसके पास हमने कोई एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी है इसके पास। तो आप जानते हो कि ये वाला पॉइंट जो है, सेंटर वाला पॉइंट आगे की तरफ मूव करेगा। सोचिए किसी इंस्टेंट पे ये पॉइंट जो है, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे मूव कर गया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं इस सिलेंडर को बनाऊंगा तो ये कैसे बन जाएगा बताइए। अब जो है इसकी पोजीशन बदल चुकी है भाई, अब वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब ये जो सिलेंडर है वो यहाँ पे आ गया है। अब आप जानते हो कि पहले जो कांटेक्ट पॉइंट था वो ये था, अब जो कांटेक्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि डिस्क जो है या जो सिलेंडर जो है वो रोल कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये रोल करके यहाँ पे आया है, ये वाला पॉइंट रोल करके यहाँ पे आया है। ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है, ऐसे रोल करके यहाँ पे आया है, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा, चलिए मुझे लग रहा है कि मैं चाहता डिफरेंट कलर से कर देता, बट एनीवे ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट उठ के ऊपर चला गया भाई, ये वाला पॉइंट ऊपर उठ के ऊपर चला गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आया है, और जैसे ही यहाँ पे आएगा उसके बाद आगे जाएगा ना ये, तो ये पॉइंट फिर से ऊपर उठेगा। इसका मतलब इस पॉइंट के पास, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है इसके पास, इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। अब मुद्दा ये है कि यहां से ये पॉइंट आगे, इसका जो सेंटर है वो आपका यहां से यहां पे सरका है, इस डिस्टेंस को मैं SG बोल देता हूं। तो ये जो SG आएगी इसको हम कैसे कैलकुलेट करें? ये बहुत आसान है भाई। जरा देखिए, मैं ये कह सकता हूं जब ये यहां से यहां पे मूव किया है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट यहां से यहां पे मूव किया है, तो सेंटर वाला पॉइंट यहां से यहां पे मूव किया है भाई, सिंपल सी बात है। अब
ये जो लेंथ है कितनी लेंथ है, ये जो ये वाली लेंथ है आर्क लेंथ, उसी के तो बराबर है ये वाली लेंथ। भाई यही कांटेक्ट पॉइंट यहां पे आया ना, तो इसका मतलब ये जो जितने भी बीच में पॉइंट थे वो सारे कांटेक्ट बन चुके हैं ऑलरेडी, यहां से नीचे वाले सरफेस के ऑलरेडी कांटेक्ट में आके ऊपर उठ चुके हैं। ये वाला पॉइंट अब इस पॉइंट का नंबर है, ये वाला पॉइंट यहां पे आया फिर यहां से उठेगा ये, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहां से लेके यहां तक जितने भी पॉइंट है वो सारे नीचे वाले सरफेस के कांटेक्ट में आके और ऊपर उठ चुके हैं। तो इतनी जो आर्क लेंथ है उतनी ही लेंथ ये आगे की तरफ सरका है, सीधी बात है। तो आप कह सकते हो कि जो सेंटर वाला पॉइंट है ये भी उतनी ही डिस्टेंस आगे सरका है। अब ये कितने डिस्टेंस आगे सरका है, ये आर्क लेंथ निकाल लो, ये लेंथ है मेरी आर, ठीक है, और मान लीजिए ये थीटा, ये वाला एंगल थीटा है इसके साथ, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो एस जी बनेगी दैट मस्ट बी इक्वल टू जो आर्क लेंथ है दैट इज आर थीटा, आप ये बोल सकते हो। इस तरह से आप इस एस जी को दिखा सकते हो। हालांकि आगे चल के जब आपको रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा तब इसी डिस्टेंस को निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होंगे, ठीक है। फिलहाल बस आप इस तरीके से समझ लीजिए कि भाई जब प्योर रोलिंग होती है तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि एस जी की वैल्यू जो होगी वो आर थीटा के बराबर आएगी। जब विदाउट स्लिपिंग वाला कंसेप्ट होगा तो ये जो सेंटर की जो डिस्टेंस आई है, सेंटर वाला पॉइंट कितना आगे मूव करेगा वो होगा आर थीटा। और ये मैंने कैसे बताया, मैंने आपको बता दिया कि भाई ये वाला पॉइंट यहां पे आ रहा ना, और t इक्वल टू 0 पे ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में था, t इक्वल टू t1 पे ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में। इसका मतलब बीच वाले जो आर्क बनेगी उसके सारे पॉइंट कांटेक्ट में आके ऊपर उठ चुके हैं। तो इसका मतलब जितनी आर्क लेंथ है उतनी ये लेंथ इसका मतलब आई होगी, ठीक है। अब आप खुद सोचिए यहां से लेके जब ये पूरा यही पॉइंट घूम के फिर से यहां पे वापस कांटेक्ट में आएगा तो 2 पाई आर इसकी लेंथ है, 2 पाई आर लेंथ, इसका मतलब सेंटर आगे चल चुका होगा। इस तरह से आप सोच सकते हो, ठीक है। तो यहां पे एस जी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आर थीटा के बराबर। तो यहां पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं तो बनेगा आर डी थीटा बाई डी टी। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी आएगी इधर की तरफ, सेंटर जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा तो ये जो वेलोसिटी आएगी सेंटर की दैट विल बी इक्वल टू आर ओमेगा। इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी आर ओमेगा, ठीक है। और इसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या आएगी बताओ जरा, इसका फर्दर एक और बार डेरिवेटिव ले लो भाई, तो बन जाएगा डी स्क्वायर एस जी अपॉन डी टी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू आर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। और डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर क्या होता है, एल्फा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर एल्फा। आई होप आपको समझ आया। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी सेंटर वाले पॉइंट की वो आर ओमेगा होगी, इस वेलोसिटी से आगे जाएगा, और इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो ये होगी। अब आप जरा गौर फरमाइएगा, ये केवल तभी वैलिड है जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगी। इसका मतलब प्योर रोलिंग के केस में आप इसको लगा सकते हो, हर केस में नहीं भाई। अगर यहाँ पे स्लिपिंग हो रही होती तो इन दैट केस जो सेंटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो इस आर थीटा के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्लिपिंग हो रही है। सोचिए कि ऐसा होता कि भाई यहां से आगे सरक ही नहीं रहा, यहां पे स्लिपिंग हो रही है, प्योर ये स्लिप कर रहा है। सोचिए तो स्लिप कर रहा है तो भैया सेंटर थोड़ी ना आगे मूव करेगा, ये वाला पॉइंट यहीं पे आ जाएगा घूम के, इस पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि आगे तो बढ़ नहीं रहा है, ये स्लिप हो रहा है यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो इसका मतलब देखा जाए तो डिस्क तो जो है या जो ये सिलेंडर जो है ये तो आर थीटा वाला पॉइंट, आर थीटा रोटेट कर चुका है, जबकि ये पॉइंट तो आगे मूव नहीं किया, ठीक है, क्योंकि यहीं का यहीं स्लिप कर रहा है, ये वाला पॉइंट इधर ही घूम रहा है बस, ठीक है। तो उस केस में आपका जो ये एस जी होगा ये इसके बराबर नहीं होगा, या वी जी जो होगा वो इसके बराबर नहीं होगा। पॉइंट को समझिए भाई मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये जो रिलेशन मैंने बनाई है एस जी इक्वल टू आर थीटा या फिर वी जी इक्वल टू आर ओमेगा, ये जो रिलेशन है ये केवल कब वैलिड है बताओ, जब आपकी प्योर रोलिंग हो, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो, तभी आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो पहले तो इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कर लें भाई, पहले तो इस पॉइंट को दिमाग में बैठा लें, क्योंकि हर जगह ये नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम मतलब अगेन कंस्ट्रेंट मोशन पे आ रहे हैं, जिसमें हम रोलिंग लेंगे विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है उनको हम पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर इसको आप रोटेशनल मैकेनिक्स में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, आपको तो यहाँ पे नहीं पढ़ाना चाहिए सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन ही तो है ये देखा जाए तो, ठीक है। तो एक तरह से आप इसका उसी का पार्ट मान सकते हो, क्योंकि देखा जाए तो डिस्क जो है या जो सिलेंडर जो है या जो भी आपका टायर है वो रोटेट तो कर ही रहा है। हालांकि रोटेट करने के साथ साथ वो आगे भी चल रहा है, तो उसमें ट्रांसलेशन भी आ गया है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन भी आ गया है। तो कोई बात नहीं, बट उसी का पार्ट है, उसी का सबसेट आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने वेज ले रखा था, अगर उस वेज की जगह पे मैं क्या ले लेता,
उस वेज की जगह पे एक सर्कुलर सिलेंडर ले लेता है ऐसे, या कोई भी सर्कुलर टायर ले लेता है, या कोई सिलेंड्रिकल शेप ले लो जिसको साइड से देख रहे हो आप, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ठीक है ना। और यहां पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है, ठीक है भाई। और ये अगेन मेरी रोड है जो फिलहाल जो है थीटा एंगल बना रही है, और यहां से रोटेट कर सकती है अभी ये रोड, ठीक है। ये थीटा एंगल बना रही है। मान लीजिए मैं इसको आगे की तरफ मूव कर रहा हूं v मीटर पर सेकंड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं आगे की तरफ। आपको बताना है इसका ओमेगा क्या आएगा, ऑब्वियसली इधर जाएगा, इसका ओमेगा क्या आएगा और अल्फा क्या आएगा, आपको ये बताना है। इसकी रेडियस r मान लो, और यहां पे जो सरफेस है उसमें रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है भाई, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि भाई ये क्या बनेगा। अब कैसे करें इसको, जरा देखिए दोस्तों। मैं जानता हूं कि सेंटर पॉइंट जो है वो v मीटर पर सेकंड से आगे आ रहा है, तो जो कांटेक्ट पॉइंट होगा ये भी आपका v मीटर पर सेकंड से आगे आएगा। हालांकि कांटेक्ट पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, बट मैं ये कह सकता हूं कि जो डिस्टेंस है, मैंने थोड़ा गलत वर्ड यूज कर लिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी से आगे जाएगा। कांटेक्ट पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, ये दे रखा है आपको, ठीक है। कांटेक्ट पॉइंट तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी वो तो इस इंस्टेंट पे ऊपर की तरफ आएगी, बट मैं ये कह सकता हूं कि कांटेक्ट पॉइंट से यहां की जो डिस्टेंस है x, वो तो कम होगी ना। मतलब वो तो आप ये कह सकते हो कि dx/dt मस्ट बी इक्वल टू -v होगा ना भाई, वो तो आप कह ही सकते हो। जब ये आगे चल के आगे घूम के इधर आ जाएगा तो ये रोड तो ऊपर उठ जाएगी, ठीक है, और ये जो ये कांटेक्ट पॉइंट है वो थोड़ा नजदीक शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कांटेक्ट वाला जो ये जो था ये वाला आपका कांटेक्ट जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बट जो कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ पे जो डिस्क का वो पॉइंट जो कांटेक्ट में है वो हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा, ध्यान रखना, वो तो ऊपर उठेगा, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऊपर उठेगा। लेकिन जो कांटेक्ट इटसेल्फ, जो कांटेक्ट बना हुआ है वो कांटेक्ट आगे चला जाएगा। इसका मतलब ये जो x है ये कम होगा। आई होप आपको समझ आया। दोनों में देखिए फर्क कितना है। एक में कांटेक्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं कि ऊपर वाला जो डिस्क का वो पॉइंट जो कांटेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, उस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है, लेकिन कांटेक्ट इटसेल्फ आगे मूव कर रहा है, कांटेक्ट इटसेल्फ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो उससे मेरा जो x है, x क्या है बताओ, इस पॉइंट से कांटेक्ट की तो डिस्टेंस है, तो वो आपका x जो है वो कम हो रहा है। तो यहां पे आप लिख सकते हो dx/dt इज इक्वल टू -v, ठीक है। आप यहां से ये बोल सकते हो। अब सुनिए भाई, मैं जानता हूं क्या कि ये मेरा v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, दूसरा ये r होगा और ये परपेंडिकुलर होगा यहां पे ऑलवेज, और ये भी मेरा r होगा, ठीक है। तो मैं एक काम और कर लेता हूं, ये क्या बनेगा, ये एंगल हो जाएगा θ/2, सही है भाई, θ/2। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि x या r/x की जो वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू tan θ/2। आप यहां से ये लिख सकते हो, बल्कि यहां से आप ये भी कह सकते हो कि x इज इक्वल टू r cot θ/2। बस अब तो हो गया क्वेश्चन, अब तो हो गया भाई। अब r तो कांस्टेंट है भाई, थीटा वेरी कर रहा है और x वेरी कर रहा है, तो यहां से अब आप क्या कर सकते हो, dx/dt को लेके और इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। मुझे लगता है इसमें कोई अब दम नहीं रहा क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। सेम वही जो आपने अभी पहले क्वेश्चन में किया था वही केस यहां पे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जरा देखिए, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई इस तरह की कोई सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, कोई डिस्क है और इसके ऊपर एक और हमने छोटी डिस्क लगा रखी है, एक और हमने छोटी डिस्क लगा रखी है, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां पे एक हमने इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है ऐसे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जो है ये इस डिस्क के अंदर है, ये इस डिस्क के अंदर है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये भी रुकी हुई है भाई। ये जो सरफेस है रोटेट नहीं कर रहा है, ये रुका हुआ है, लेकिन ये जो रोड है ये रोटेट कर रही है 5 रेडियन पर सेकेंड से। मान लीजिए इस तरह से 1 सेकंड में 5 रेडियन ये रोटेट कर जाती है, ऐसे मैं मान लेता हूं। अच्छा, ये जो डिस्क है ये फिक्स्ड है भाई, ये फिक्स्ड डिस्क है, ठीक है, ये फिक्स्ड डिस्क है भाई। इसकी जो रेडियस है वो आपको दे रखी है, मान लीजिए 0.3 मीटर, और इस डिस्क की जो रेडियस है वो आपको दे रखी है, मान लीजिए 0.1 मीटर, वो आपको दे रखी है 0.1 मीटर। मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो रोड कनेक्टिंग रोड है ना इसको घुमा रहा हूं,
और ये आपको दे रखा है कि यहां पे प्योर रोलिंग है, यहां पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, मतलब ऊपर वाली डिस्क जो है वो रोल करेगी, वो रोटेट कर सकती है भाई, नीचे वाली डिस्क रोटेट नहीं कर सकती है। सोचिए नीचे वाली डिस्क जो है वो फिक्स्ड है, इसका मतलब एक काइंड ऑफ रोड प्रोवाइड कर रही है, ये तो इसको एक सर्कुलर रोड प्रोवाइड कर रही है ऊपर वाली डिस्क को। ऊपर वाली डिस्क इस रोड के ऊपर मूव कर सकती है, जैसे आप हम सरफेस हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव करते हैं ना, ऐसे ही मान लीजिए कर्वी रोड है ये, आप ये समझिए। तो इस कर्वी रोड के ऊपर ये जो डिस्क है ये मूव कर सकती है, ठीक है। अब क्या मुद्दा क्या है, क्वेश्चन क्या है, सुनिए। क्वेश्चन है अपने को इसकी ओमेगा बतानी है कि इसकी क्या ओमेगा आएगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। और आपको यहां पे दे रखा है कि यहां पे रोलिंग हो रही है विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब यहां पे कोई स्लिपिंग नहीं है, पॉइंट को समझिए भाई। यहां पे रोल कर रही है डिस्क ऊपर वाली, ठीक है, बट यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो अब आपको बताना है इसकी ओमेगा क्या होगी ऊपर वाले की। तो अब जरा देखिए दोस्तों क्या करें, मुझे एक बात आओ, नीचे वाले सरफेस ये कॉन्टेक्ट को देखो, इस कॉन्टेक्ट के ऊपर दो पॉइंट जुड़े हुए हैं, एक ऊपर वाली डिस्क का, एक नीचे वाली डिस्क का। और नीचे वाली डिस्क का जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि वो फिक्स्ड है भाई, ये आपकी फिक्स्ड डिस्क है। तो नीचे वाला पॉइंट जो है वो तो मूव कर नहीं रहा, तो ऊपर वाला जो पॉइंट होना चाहिए उसकी भी इधर की तरफ जो डायरेक्शन होनी चाहिए, टेंजेंशियल डायरेक्शन जो आनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए यहां पे। इसका मतलब यहां पे जो वेलोसिटी आएगी ऊपर वाले की वो आपकी क्या बनेगी, 0 बननी चाहिए, क्योंकि नीचे वाला मूव नहीं कर रहा है। पॉइंट को समझिए भाई, अगर नीचे वाला नहीं मूव कर रहा है तो ऊपर वाला भी नहीं मूव करना चाहिए, सिंपल, ठीक है। नीचे वाले की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो 0 है, क्योंकि ये तो टेंजेंशियली तो मूव कर रहा है ना, कर्व के जो भी पाथ है उसके टेंजेंशियली तो मूव करेगा ना, ये ऊपर वाला डिस्क जो है टेंजेंशियली तो मूव कर रही है इसके कॉन्टेक्ट के ऊपर। भाई ये जो सरफेस है उसके सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन देखते हो ना, तो अब आप बताओ इस डायरेक्शन में नीचे वाले पॉइंट की कोई वेलोसिटी नहीं है तो ऊपर वाले की भी कोई नहीं होगी। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ इस पॉइंट की क्या वेलोसिटी आएगी, इस तरफ इसकी रेडियस निकाल रही है, तो इसके अबाउट मूव कर रहा है भैया, तो रोड के साथ मूव कर रहा है ये पॉइंट तो, और रोड जो है वो रोटेट कर रही है ऐसे ओमेगा रेडियन पर सेकंड से। तो अब आप बताओ इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, इसको मैं vg बोल देता हूं, तो vg की वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी बताइए, इसकी जो टोटल लेंथ है r लेंथ, क्योंकि ये तो इसके अबाउट मूव करेगा ना, ऐसे इस सर्कल में मूव करेगा ना ये तो फिलहाल ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो इधर क्या वेलोसिटी आएगी बताओ जरा, इधर वेलोसिटी बनेगी r इंटू ओमेगा। तो r की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, r की वैल्यू क्या होगी, ये जो डिस्टेंस है ये 0.3 ये और 0.1 ये, तो टोटल हो गया 0.4, तो 0.4 तो इसकी रेडियस होगी इंटू ओमेगा कर दो, ओमेगा क्या हो गया बताओ जरा, ओमेगा हो गया आपका ये 5 रेडियन पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी vg की दैट विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ मूव कर रही है। अब सिर्फ इस ऊपर वाले डिस्क को देखो, अगर मैं सिर्फ ऊपर वाली डिस्क को अलग से बना दूं तो मैं ऊपर वाले डिस्क को कह सकता हूं कि इसका जो ये वाला पॉइंट है ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है बताओ जरा, इसका रोलिंग है विदाउट स्लिपिंग। तो जब भी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होती है तो इसकी जो vg होती है वो क्या होती है, वो इसकी रेडियस r इंटू ओमेगा के बराबर होती है, जब इसमें प्योर रोलिंग होती है। तो अगर अपने को ये इसकी वेलोसिटी पता चल गई है तो आप क्या बोलोगे, vg इक्वल टू r ओमेगा लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो अब आप बताइए, तो ये जो 2 मीटर पर सेकंड है दैट मस्ट इक्वल टू, इसकी रेडियस कितनी है बताओ, 0.1 और इनटू इसका ओमेगा, ठीक है भाई। तो यहां से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, ये जो ओमेगा आएगा ये आएगा 20 रेडियन पर सेकंड। आई होप आपको ये समझ आया कि कैसे हम यहां पे इस चीज को कैलकुलेट करेंगे। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो दोस्तों इस पॉइंट को समझिए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और पॉइंट जरा देखिए, मैं इसको अब कर रहा हूं भाई। तो आई होप आपको ये समझ आया। आगे चल के जब आप रिलेटिव मोशन पढ़ोगे ना तब आपको देखना ये और क्लियर हो जाएगा, ये आपका और क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जरा देखिए, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो मेरे पास एक दो क्वेश्चन और हैं, और क्वेश्चन क्या है सुनिए। मेरे पास ऐसा एक समझिए कोई सरफेस है जो आगे की तरफ रोल हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और यहां पे एक बड़ा कोई हमने सिलेंड्रिकल शेप का कोई ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पे कोई सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और यहां पे क्या है, यहां पे ये दिया हुआ है कि भाई यहां पे कोई स्लिपिंग नहीं है, देयर इज नो स्लिपिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है।
आपको बताना है अगर मैं इसका ओमेगा दे दूं, अगर मैं आपको इसका ओमेगा दे दूं, ओमेगा दे रखा है इसका 2 रेडियन पर सेकंड से, ये ऐसे घूम रहा है, मान लीजिए ये ऐसे से रोल कर रहा है और यहां पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो आपको बताना है इस सेंटर पॉइंट की क्या वेलोसिटी होगी, वीजी आपको बताना है, वीजी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन जरा समझ लीजिए। ये जो नीचे वाला जो सरफेस है, इसके नीचे टायर लगे हुए हैं और ये क्या कर रहा है, ये रोल कर रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है दोस्तों। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से, और इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप का कुछ हमने रख दिया है। ठीक है, और वो जो सिलेंड्रिकल शेप का जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ऐसे, उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है 2 रेडियन पर सेकंड। आपको उसके सेंटर की वेलोसिटी बतानी है और ये दे रखा है कि यहां पे जो है वो प्योर रोलिंग है। तो अब आप बताओ, अगर यहां पे प्योर रोलिंग है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो भी कांटेक्ट पॉइंट होगा नीचे वाले सरफेस की, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड से आगे है, तो इसके ऊपर वाला जो पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी बताओ, 5 मीटर पर सेकंड से आगे होगी। अगर मैं सिर्फ इस सिलेंडर वाले हिस्से को अलग से निकाल लूं, ठीक है, तो यहां पे ये जो पॉइंट होगा इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो 5 मीटर पर सेकंड से ही आगे की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, ये तो मेरी यही आएगी। अब मुद्दा यह है कि इसके सेंटर की क्या वेलोसिटी आएगी, यहां पे क्या वेलोसिटी आएगी, तो वो अब कैसे देखोगे बताओ, वो अब कैसे देखोगे, जरा सुनिए। सबसे पहले तो हम इसकी वीजी निकालते हैं। तो वीजी अगर ये 0 होती तो क्या होती, अगर ये 0 होती, सोचिए अगर रुका रहता और ये ओमेगा रेडियन पर सेकंड से ऐसे रोटेट करता, ठीक है, अगर ये 2 रेडियन पर सेकंड से रोटेट करता, तो 2 इंटू इसकी रेडियस भी मान लीजिए दे रखी है, वो है 0.1 मीटर। ठीक है, मान लीजिए रेडियस दे रखी है, तो 2 इंटू 0.1 कर दो। ठीक है, ये मेरी वीजी होती भाई। ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर लिख सकते हो आप इसको, वीजी जो होती है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, ओमेगा की वैल्यू बाहर की तरफ होगी, और आर अगर आपको देखना है इस पॉइंट का, तो यहां से आप आर को मेजर कर रहे हो ऐसे, तो आर मेरा इधर है, ओमेगा आपका बाहर की तरफ है, तो ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो ओमेगा बाहर की तरफ है, आर मेरा इधर है, तो ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो वीजी मेरा इस तरफ आएगा दोस्तों, पीछे की तरफ। ठीक है, तो यहां पे वीजी मेरा इस तरफ है, लेकिन ये तब होता जब ये 0 वेलोसिटी होती इसकी। ठीक है, अगर इसकी 0 वेलोसिटी होती, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होती, तो ये जो होता है ये आर ओमेगा या ओमेगा क्रॉस आर के बराबर होता। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो हैं ही, ओमेगा और आर, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 मीटर पर सेकंड आएगा। 0.2 मीटर पर सेकंड से इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ, ये पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ जाएगा अगर ये रेस्ट पे होगा तो। बट प्रॉब्लम ये है कि ये रेस्ट पे नहीं है, ये पॉइंट, इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो वो सुपर इंपोज कर दो भाई। ठीक है, तो अब क्या बनेगी फाइनल वेलोसिटी वीजी की वैल्यू, वीजी नेट जो बनेगा वो बनेगा 5, तो इधर आ गया इसका इधर। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला पॉइंट 5 है तो ये भी 5 ही रहेगा भाई। ठीक है, और माइनस 0.2 और कर दो, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेट वेलोसिटी सेंटर वाले पॉइंट की जो आएगी वो आएगी आपके पास 4.8 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ आया कि कैसे हमने इसको सोल्व किया है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी देखिए, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी विद रिस्पेक्ट टू सम ग्राउंड पॉइंट और विद रिस्पेक्ट टू सम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, तो वो जो आएगी वो 4.8 मीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक है, आगे चल के जब आप रिलेटिव मोशन पढ़ोगे ना तो आपके लिए और आसान हो जाएगा ये सब कैलकुलेट करना। अभी तो मैं जस्ट आपको बेसिक आइडिया से समझा रहा हूं कि असल में हो क्या रहा है और कैसे आप इसकी वेलोसिटी को निकाल सकते हो। यहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो जो नीचे वाला सरफेस मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से ऊपर वाला ये पॉइंट भी मूव करेगा इसका। ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। अब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो r इंटू ओमेगा होगी, या ओमेगा क्रॉस r लिख दो अगर डायरेक्शन भी देखना चाहते हो तो। अगर आप डायरेक्शन भी देखना चाहते हो, ठीक है, तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ये मेरी क्या होगी, इसकी लीनियर वेलोसिटी आएगी। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ओमेगा क्रॉस r जो लीनियर वेलोसिटी होती है, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे क्यों लिखते हैं हम लोग, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी। ठीक है, तो ये अगर आप करोगे तो ओमेगा आपका किधर की तरफ है, ओमेगा आपका बाहर की तरफ है, और r जो है इस पॉइंट से सेंटर का देखेंगे भाई, ठीक है, अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब ओमेगा मेरा बाहर है, r मेरा इधर है, तो ओमेगा क्रॉस r करोगे तो इधर की तरफ आ जाएगी वेलोसिटी मेरी। ठीक है, तो अगर ये रेस्ट पे होता तो ये 0.2 मीटर पर सेकंड से सेंटर इधर जा रहा होता,
अगर ये कांटेक्ट पॉइंट रेस्ट पे होता, तो अगर ये रुका हुआ होता नीचे वाला सरफेस, तो ऊपर वाला सरफेस भी रुका होता और ये 0.2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा होता। लेकिन क्योंकि नीचे वाला आगे मूव कर रहा है और यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो 5 को ही सुपर इंपोज कर दो हर पॉइंट पे। इसका हर पॉइंट में आप जो भी वेलोसिटी आएगी उसमें 5 और ऐड कर देना। आई होप आपको समझ आया, ठीक है भाई। तो उसमें सब जगह 5 और ऐड हो जाएगा। 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4.8 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ आएगी, ठीक है, आगे की तरफ आ जाएगी नेट वेलोसिटी। आई होप आपको ये समझ आया। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आगे चल के जब मैं रिलेटिव मोशन समझाऊंगा तब आपको और बेहतर तरीके से ये समझ आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आज का जो एपिसोड है इसमें हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग को हमने समझा है। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कुछ और अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे इस चीज की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।